हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन रागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फॉर्म MGT 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कंपनीज एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 92(1) कहता है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MGT 7 और कितने दिनों में प्रिपेयर करना है, 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ AGM आपको ROC को भेजना होता है। तो ये तो था लॉ आपका। अब देख लेते हैं फॉर्म को प्रैक्टिकली। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फॉर्म MGT 7 को, जो कि गवर्न होता है सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को हम एनुअल रिटर्न भी कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम MGT 7 को फिलअप करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का SIN नंबर डालना है और उसको प्रीफिल करना है, तो कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा और कंपनी की ईमेल आईडी आपको कंपल्सरी डालनी होती है, टेलीफोन नंबर डालना होता है और वेबसाइट अगर कंपनी की है तो उसका एड्रेस यहाँ पे डालना रहता है फ्रेंड्स, कंपनी की कौन सी टाइप की आपकी कंपनी है, पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर 1% कंपनी है, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक कंपनी मेंशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है कंपनी की, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका आता है सब कैटेगरी में आता है कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस तरह की सब कैटेगरी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कंपनी के अगर पब्लिक कंपनी है, कंपनी अगर मैंने डाला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे आप यहाँ पे यस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और पॉपअप दिखाई देगा आपको, जो कि डाल रहा है सिन ऑफ द RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोलता है वेदर जो कंपनी है आपकी वो लिस्टेड है या नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है या नहीं है। आपकी अगर लिस्ट है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और RTA की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डालेंगे, क्योंकि आपकी पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी को RTA अपॉइंट करना ज़रूर रहता है। उसका SIN नंबर हम डालेंगे तो अपना आप ही यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर हमारी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करने को आ जाती है फ्रेंड्स, जैसे BSC या MSC जहाँ पे भी होगा वो यहाँ पे डालना रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक मान लो हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद AGM हुई है या नहीं हुई है, यस, तो कौन सी डेट है AGM की, तो यहाँ पे मेंशन करनी है। ड्यू डेट क्या रहेगी, फॉर एग्जांपल इस साल के लिए 31 सितंबर आपकी ड्यू डेट रहेगी और हमारे को एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है। अगर आपने अप्लाई किया तो यस करना है, नहीं किया तो नहीं, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट ने ही हमें एक्सटेंशन दी हुई है, जिसके लिए कोई फॉर्म भी फाइल नहीं करना था। तो यहाँ पे कौन सा SRN हम डालेंगे, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट ने इस बार AGM एक्सटेंड की है कोविड की वजह से, तो यहाँ पे आप Z 8x9 डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या रहेगी फिर 31 दिसंबर 2020 रहेगी फॉर दिस ईयर ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आपकी कौन सी है। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब कि आपकी कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके मान लो एक बिजनेस एक्टिविटी है या 2 बिजनेस एक्टिविटी है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करने को रहता है। फिर मेन बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा ग्रुप कोड है, ये आपको ग्रुप कोड कहाँ से मिलेगा, हेल्पिंग फॉर्म में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ABCD इस तरह से ग्रुप कोड बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने D सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस ग्रुप कोड का नॉमिनेचर आ जाता है फ्रेंड्स। फिर उसकी सब कैटेगरी आती है, मान लो D मैंने सेलेक्ट किया था, D1 D2 इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो कितना परसेंटेज उस एक्टिविटी का आपका मेन जो बिजनेस एक्टिविटी है वो यहाँ पे मेंशन करने को रहता है। फिर आता है आपका कि आपकी सब्सिडरी होल्डिंग उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी रहती है, या आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है, मान लो मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो कंपनी का नाम, उसका SIN नंबर, होल्डिंग है तो होल्डिंग सेलेक्ट करना है, अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरी सेलेक्ट करना है। तो कितना परसेंटेज हेल्ड करता है वो भी यहाँ पे मेंशन करने को रहता है कि उस कंपनी में आपके कितने परसेंटेज हैं।
परसेंट शेयर हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेयर कैपिटल। ये वाला कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा अगर हम नीचे वाला कॉलम फिलअप करते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस, मान लो इक्विटी शेयर है हमारे पास, तो इक्विटी शेयर के कितनी क्लासेस हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इक्विटी शेयर यहाँ पे लिखना है आपको, और कंपनी के नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कितने हैं, उसके ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल। फ्रेंड्स, ये आपको डेफिनेशन आपको सबको पता ही होगा कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सेम होते हैं। कभी कभार ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होता है और पेड अप कैपिटल कम होता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से भरिएगा फ्रेंड्स। तो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितने हैं यहाँ पे मेंशन करना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब भी आप ये फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला कॉलम फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद अदर क्लास में अगर प्रेफरेंस शेयर का भी सेम ऐसा ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर अगर जो भी आपके हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन करिएगा, सेम वैसे ही जैसे इक्विटी में आपने किया था फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद ब्रेकअप ऑफ द पेड अप कैपिटल, जो भी आपने अगर इक्विटी शेयर भरी है तो इक्विटी शेयर का ब्रेकअप यहाँ पे मेंशन करना है। एट द बिगनिंग कितना है आपका इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, और टोटल अमाउंट में टोटल लिखना है, पर शेयर की वैल्यू नहीं लिखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और ड्यूरिंग द ईयर आपने मान लो कोई और शेयर इशू किए हैं, पब्लिक इशू लेके आए हो, राइट इशू लेके आए हो, या फिर आप बोनस इशू लेके आए हो फ्रेंड्स, या फिर आपने रिडक्शन किया है, रिडक्शन में मान लो आपने बायबैक किया है, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एट द एंड आपके कितना इक्विटी शेयर हैं वो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर के साथ भी अगर आपके प्रेफरेंस शेयर भी आपने और इशू किए हैं वो भी आपको मेंशन करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई कंसोलिडेशन या फिर आपने स्प्लिट किया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आता है आपका शेयर या डिबेंचर आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर करे हैं तो यस, अगर नहीं किए हैं तो नील पे आप क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर उसकी डिटेल आप सीडी या डिजिटल मीडियम से दे रहे हैं तो यस, अगर नहीं दे रहे हैं तो नो। और सेपरेट सीट आप अटैच कर रहे हैं तो यस करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करना है। सेपरेट सीट अटैच करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर मान लो आपके 2 से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र हैं तो उस केस में आपको सेपरेट सीट अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल आप फिलअप करेंगे केवल 2 ही शेयर ट्रांसफ़र की डिटेल फिलअप कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर ज़्यादा हैं तो आपको अलग से अटैचमेंट में शीट लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं इंडेटिनेस की। इंडेटिनेस इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। इंडेटिनेस का मतलब जो भी कंपनी के पास कंपनी ने डेट लिया हुआ है फ्रेंड्स, सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। और जो भी आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे आपको फिलअप करने को रहेगी फ्रेंड्स। बिगिनिंग इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई इंक्रीज़ हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर कितना है आपका, नेटवर्थ कितना है। टर्नओवर जो भी आपकी ऑर्डिनरी जो भी बिजनेसेस हैं वो आपका टर्नओवर होता है, नेटवर्थ आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि सबसे पहले आपको भरना है प्रमोटर का। जो भी आपका प्रमोटर हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं, कितनी परसेंटेज है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंज हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करने को रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं शेयर होल्डिंग। प्रमोटर की आपने शेयर होल्डिंग डाल दी है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डालने के बाद नंबर ऑफ़ प्रमोटर यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक कंपनी, पब्लिक के कितने शेयर हैं अदर देन प्रमोटर। ठीक है, इंडिविजुअल जो भी हैं इन शेयर्स और एचयूएफ के और नॉन रेजिडेंट एनआरआई के वो शेयर यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं फ्रेंड। जब आप ये फिलअप कर देंगे फिर उसके बाद नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ़ प्रमोटर और अदर देन प्रमोटर मेंशन करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रमोटर बिगनिंग द ईयर कितने थे, एंड ऑफ द ईयर कितने थे, डिबेंचर्स होल्डर कितने थे और एंड ऑफ द ईयर कितने थे, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्रमोटर डायरेक्टर्स कितने हैं जो कि एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, और उनकी परसेंटेज क्या है शेयर होल्डिंग की, अगर उन्होंने कोई शेयर्स होल्ड करके रखे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है फ्रेंड्स। ठीक है, और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं
वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। जो भी आपकी बोर्ड की कंपोजिशन है बेसिकली उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में कितने थे और एंड में कितने थे, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP, आपकी कंपनी में कितने हैं एट द एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड डेट, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई एंड डेट के बाद अगर कोई सेशन हुआ है तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल डालनी है। और ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई चेंज हुआ है KMP और डायरेक्टर्स में, वो भी आपको मेंशन करना है। मान लो कोई रिटायर हो या मतलब रिज़ाइन कर गया या अपॉइंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मीटिंग ऑफ द मेंबर्स या क्लास ऑफ द मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स मीटिंग हुई है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मान लो 1 मेंबर मीटिंग हुई है, 2 मेंबर मीटिंग हुई है, EGM हुआ है या AGM हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। और उसकी अटेंडेंस भी आपको यहाँ पे लगानी है कि उस डेट पर कितनी अटेंडेंस थी मेंबर्स की, ठीक है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या थी वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है वो मेंशन करनी है, और कितने मेंबर प्रेजेंट थे और कितनी उनकी शेयर होल्डिंग थी वो मेंशन करनी है। उसके बाद आता है कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग के अंदर सारी कमेटी मीटिंग आएगी, चाहे ऑडिट कमेटी हो, NRC हो या कोई और मीटिंग हो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स और KMP की, ठीक है। अगर KMP को और डायरेक्टर्स को अगर रेम्यूनरेशन दी है तो येस, अगर नहीं दी है तो नो, और अगर दी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर उसके बाद पूछता है कि आपने जो कि सर्टिफिकेशन है कंप्लायंसेस का वो प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हैं, येस या नो। जनरली ये क्या होता है, येस, कि सारे डिस्क्लोजर हमने दिए हैं एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है आपका पेनल्टीज़ का कॉलम, जिसमें आपको बोलता है कि पेनल्टीज़ अगर कब आपकी कंपनी पर लगी थी या नहीं लगी थी। अगर लगी थी तो येस करना है, नहीं लगी तो नील पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। अगर लगी होती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने लगी है तो उसकी कंपाउंडिंग की है या नहीं की है। अगर की है तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं की है तो नील लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि आपने शेयर होल्डिंग लिस्ट लगाई है या नहीं लगाई है। अगर लगाई है तो येस करना है, और जनरली हम इसको येस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी को MGT 8 लेना पड़ता है। कौन सी कंपनी को लेना पड़ता है, वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल जो है 10 करोड़ से ऊपर है, या फिर उसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में कंपनी को MGT 8 लेना पड़ता है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट किससे लेना पड़ता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है। तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको फिलअप करनी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। केवल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका अटैचमेंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को हम सर्टिफाई करवाएंगे, तो कंपनी का डायरेक्टर सर्टिफाई करेगा, और उसके बाद जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है वो, या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उससे हम सर्टिफाई करवाएंगे फॉर्म MGT 7, ठीक है फ्रेंड्स। हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर अटैचमेंट कौन कौन सी होती है। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर हो गया, उसके बाद अप्रूवल ऑफ AGM का एक्सटेंशन का जो भी इस बार मिला हुआ है, और कॉपी ऑफ MGT 8 अगर अप्लीकेबल है तो लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा MGT 7।